बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए एक बार फिर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये आपको पता है, आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही मनी एंड बैंकिंग सिस्टम है और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन आते ही हैं। बहुत बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो बैंकिंग प्रणाली क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, उसके पहले हम बात करते हैं। हमारे यहाँ पर अगर सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम में एक सबसे बड़ा या जिसको कहना चाहिए कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश का केंद्रीय बैंक होता है जो पूरे मॉनेटरी सिस्टम को, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। हमारे यहाँ भी रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना कोई भी बैंकिंग की स्थापना नहीं की जा सकती। यानी आपको बैंकिंग आपको स्टार्ट करना है तो आपको रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसकी अनुमति के बिना आप बैंकिंग बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसको स्थापित किया गया और 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया और तब से लेकर ये बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, जिसके बारे में अलग से एक चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनते हैं। अब उसके बाद में फिर हम आते हैं इसके अंडर में जो पूरा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के बैंक्स हैं। मुख्य रूप से हमने इसको डिवाइड किया है व्यापारिक बैंक, जिसको हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसको आज विकास बैंकों के नाम से जाना जाता है। तो ये हम देखते हैं व्यापारिक बैंक क्या है। व्यापारिक बैंक सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारिक बैंक आखिर होते क्या है। यानी व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो विशुद्ध लाभ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कॉमर्शियल शब्द जब आ जाता है इसका मतलब कहीं ना कहीं लाभ उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो वे बैंक हैं जो कि लाभ को लेकर स्थापित किए गए हैं। हालांकि समझ ये नहीं कि कोई लाभ कमाने के लिए स्थापित हुए हैं। आजकल बैंकों का सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा हो गया है। इसके बारे में बात करेंगे कि बैंक वो कार्य करने लगे हैं जो कि कभी किसी समय हम सोच भी नहीं सकते थे। उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। उसमें फिलहाल हम बात करते हैं व्यापारिक बैंकों को भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से बैंक हैं आप देख सकते हैं, विदेशी बैंक और भारतीय बैंक, फॉरेन बैंक्स और इंडियन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स के नाम से पता चलता है कि वे बैंक हैं जिनका हेड ऑफिस बाहर है लेकिन जिनकी ब्रांचें दूसरे देशों में स्थापित की गई हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे विदेशी बैंक हैं जो स्थापित किए गए हैं। हालांकि ये सब ज्यादातर महानगरों में, बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए गए हैं, इसलिए आपने इसके बारे में कभी देखा सुना नहीं होगा। लेकिन बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर और भी कई ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, महानगर हैं जहां पर की बैंक स्थापित किए गए हैं। और दूसरे वे बैंक हैं जो इंडियन बैंक है, जो हमारे बैंक हैं, जिनको हम भारतीय बैंकों के नाम से कह सकते हैं। भारतीय बैंकों को भी फिर अगर आप देखें आगे तो हमने दो भागों में डिवाइड किया है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वे बैंक होते हैं जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में स्थापित किए जाते हैं, जबकि निजी बैंक वे बैंक होते हैं जो कि प्राइवेट ओनरशिप होती है। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं कि वे मनचाहा कार्य कर सकते हैं, उन्हें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन वो निजी स्वामित्व में होते हैं। सरकारी बैंकों की अगर हम बात करें या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज बैंक भी इसको बोलते हैं, जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण, सबसे पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय उन्होंने घोषणा की थी और उसके बाद से काफी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर दो भाग हमने डिवाइड किए हैं, एक है स्टेट बैंक और दूसरा है अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने अलग इसलिए किया है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भूमिका है, जो रोल है, वो बिल्कुल अलग है। इसके एक अलग से एक्ट बनाकर इसको पारित किया गया है और तब इसकी स्थापना की गई है। 1955 में स्थापित किया गया, इसलिए इसको बाकी बैंकों से अलग माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भारतीय रिजर्व बैंक का ये एजेंट है, एन एजेंट ऑफ RBI।
तो ये एक बहुत बड़ा इसका एक रोल है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, और बहुत ही मतलब लार्जेस्ट बैंक इसको हम कह सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि विश्व के लार्जेस्ट बैंकों में से एक आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं आगे कि स्टेट बैंक का ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या है, जिसमें स्वयं स्टेट बैंक और इसके एसोसिएट बैंक सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे एसबीआई के जो एसोसिएट बैंक हैं वो कम होते जा रहे हैं और वो एसबीआई में उनको मर्ज किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर दिए गए, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने का कारण यही है कि इसको एक बहुत ही स्ट्रांग बैंक, एक अवधारणा है हमारे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर आपको फॉरेन बैंक्स का सामना करना है, क्योंकि फॉरेन बैंक्स का की जो स्ट्रक्चर है बहुत विशाल स्ट्रक्चर लेकर वो आते हैं, इनके पास में बहुत बड़ी पूंजी होती है, बहुत बड़ा एक संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अगर आपको उनका सामना करना है तो आपको भी अब स्ट्रांग बैंक बनना होगा, और इसके लिए आपको अपने दूसरे बैंकों को मर्ज करके ही चलना होगा। और इसलिए आपको आप देख रहे होंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। ये परिवर्तनों में मर्जर जो सबसे बड़ी बात है, मर्जर हो रहा है बैंकों का। अभी बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में कुछ बैंकों का मर्जर हुआ, यूनियन बैंक का आपने देखा होगा, कुछ बैंक आपस में मिली है ये। तो ये मर्जर की प्रक्रिया चल रही है, और इसीलिए चल रही है ताकि सभी बैंक अलग अलग सर्विस देकर एक ही बैंक में सब मर्ज हो जाएं, और वो बैंक इतना स्ट्रांग बन जाए कि वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी बैंक का सामना कर सके। तो ये आपके सबसे पहले बात आती है स्टेट बैंक की। और इसके बाद में अन्य अदर नेशनलाइज्ड बैंक जो बहुत सारे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अब ये भी कम होते जाने से मैंने बताया कि मर्जर होने के बाद में इन बैंकों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक, और फिर हम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। यदि भी कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक को हम एक इसमें लेते हैं, लेकिन इसको अलग अलग कर दिया गया। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, जो कि सहकारिता के सिद्धांतों पर स्थापित किए जाते हैं। सहकारिता का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है एक सबके लिए सब एक के लिए, वन फॉर ऑल फॉर वन। यानी ये बैंक स्थापित किए जाते हैं अपना शोषण रोकने के लिए। भारत में 1904 में सहकारिता का आंदोलन प्रारंभ हुआ, और तब से लेकर आज ये बहुत बड़ा एक आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ है। तो आप देखिए कि सहकारी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड स्टाइल में है। पिरामिड का मतलब क्या है, जिस प्रकार पिरामिड आप देखिए कि सबसे पहले है आपका राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो पूरे राज्य में एक होता है। उसके बाद में आते हैं केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, जिसको सेंट्रल बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता है। और उसके नीचे लेवल पर अगर हम चले तो प्राथमिक साख समितियां, जो एक ही गांव में कई आपको मिल जाएगी। ग्रामीण स्तर पर अगर कोई बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की जाती है, उन्हें प्राथमिक साख समितियों के नाम से जाना जाता है। एक स्ट्रक्चर है ये, जिसमें ये जो है सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, दोनों के बीच में एक लिंक होता है, दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करता है। तो ये हमारे पिरामिड स्टाइल में इस बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को स्थापित किया गया।